नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टकी की बात में आपको दिखाएंगे माया वर्सेस चंद्रशेखर, दलित वोट किधर। क्योंकि जो लड़ाई दलित वोट बैंक की शुरू हुई है उसमें बात अब फायदा नुकसान तक पहुंच चुकी है। वहीं आपको दिखाएंगे योगी का बयान, तारीफ पर घमासान, जिसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे केशव मौर्य की जुबान से योगी की तारीफ अखिलेश यादव को हजम नहीं हो रही। वही बात होगी सीधी भर्ती पर निशाना, आरक्षण का बहाना, क्योंकि राहुल गांधी यूपीएससी में डायरेक्ट भर्ती पर लगातार हमलावर है। साथ ही दिखाएंगे आपको कि बेटी मांगे इंसाफ, टीएमसी में अविश्वास। लेकिन सबसे पहले बात दलित वोट बैंक की। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। सीएम योगी के सामने अखिलेश यादव हैं, तो मायावती को चंद्रशेखर आजाद से चुनौती मिल रही है। ऐसे में बीएसपी ने सबसे पहले 6 विधानसभा सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं और चंद्रशेखर आजाद को बड़ा झटका दे दिया है। तो दूसरी तरफ सीएम योगी और अखिलेश यादव भी आमने सामने आ चुके हैं। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे उपचुनाव से पहले हर तरफ सियासी तनाव हावी हो चुका है। जिस उत्तर प्रदेश में अभी अभी बड़ा सियासी उलटफेर हो चुका है। समाजवादी पार्टी 5 से 37 की सीढ़ी चढ़ चुकी है। बीएसपी 10 से 0 पर आ चुकी है। उस उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी चेहरे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आमने सामने आने वाले हैं। सीएम योगी का मुकाबला अखिलेश यादव से होगा। मायावती का मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा। भूपेंद्र चौधरी का मुकाबला क्या अजय राय कर पाएंगे? साथ ही आमने सामने होंगे एनडीए और इंडिया गठबंधन के सहयोगी, जो अपने अपने वोटर्स को साधने के लिए प्लान तैयार कर चुके हैं। और मायावती की पूरी कोशिश है कि उपचुनाव के सहारे वो अपना सिक्का फिर से चला सकें, फिर से प्रभुत्व कायम कर सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल जो बदले हुए हैं, ऐसे में बीएसपी कितना कुछ कर पाएगी, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। हाल फिलहाल बीएसपी अपने प्रत्याशियों के नामों का पहले से ऐलान करके बाकी पार्टियों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन इस आमने सामने की टक्कर में मायावती का हाथी सबसे तेज दौड़ लगा रहा है। 10 सीटों में से बीएसपी ने कई सीटों पर तो अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं, तो कई सीटों पर चंद्रशेखर आजाद का गेम बिगाड़ चुकी है। मिल्कीपुर से बीएसपी ने राम गोपाल कोरी को उतारा। मीरापुर से शाह नजर बीएसपी उम्मीदवार, सीसामऊ से बीआर अहिरबार बीएसपी प्रत्याशी, कटेहरी से अमित वर्मा को मायावती ने मौका दिया। फूलपुर से शिवबरन पासी को उम्मीदवार बनाया गया। मझवा से दीपू तिवारी को मौका दिया गया है। यानी मायावती ने 10 में से 6 सीटों पर दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी और ब्राह्मण को मौका देकर पक्ष विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी और पार्टियों की तुलना में ज्यादा तेजी में नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अब तक सबसे ज्यादा टिकटों की घोषणा की है। बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यालय को देखें, साफ तौर से यहाँ पर अब तक पार्टी की मुखिया मायावती ने 3 से ज्यादा बैठकें की हैं। उन बैठकों में उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है, कमेटियां बनी हैं। पदाधिकारियों को कहा गया है कि वो जोनल कोऑर्डिनेटर्स के साथ समन्वय बनाकर उपचुनाव को ज़्यादा सीरियस लें। बहुजन समाज पार्टी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद अपनी खोई हुई ज़मीन को और ज़्यादा बेहतर तरीके से पा सके। बहुजन समाज पार्टी के पास ये मौका है कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे, क्योंकि इससे पहले बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में भाग नहीं लेती थी। लेकिन इस उपचुनाव में भाग लेकर बहुजन समाज पार्टी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि उसकी खोई हुई ज़मीन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। ऐसे में खुद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, उनके पार्टी के पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी पहले की तरह उनके वोट बैंक के बीच नजर आए। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी खुद इस बार कटेहरी और मिल्कीपुर में पैर जमा चुके हैं, तो अखिलेश यादव भी बीजेपी को घेरने के लिए पूर्वांचल का रुख कर चुके हैं। उस युवा को रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, उसका हम कौशल विकास कर सके, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर, डबल इंजन सरकार के स्तर पर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। तो नारी सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। मैं आजमगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं
और आजमगढ़ को कभी हम लोगों ने विकास में पीछे नहीं रखा है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो आप आजमगढ़ को देखेंगे जिस तरीके से लखनऊ में या प्रदेश में और जगह विकास होता है उससे भी आगे बढ़कर के आजमगढ़ और आसपास विकास कराने का काम करेंगे। बिजली की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो और सड़कों की भी सुविधा देंगे। यानी ये तो साफ है कि 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव किसी के लिए आसान नहीं, क्योंकि जहां बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़कर लोकसभा का बदला लेने के मूड में है, तो वहीं मायावती पार्टी का अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में है। लेकिन चंद्रशेखर से मुकाबला किसी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान की जिसकी चर्चा यूपी से दिल्ली तक हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि केशव मौर्य का ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में है, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। केशव मौर्य ने योगी को देश का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री बताया और यूपी में डबल इंजन की सरकार के काम को आजाद भारत के इतिहास का सबसे अच्छा काम करने वाला बताया। हालांकि योगी के बयान से अखिलेश यादव परेशान हो चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर पुराने मसले को कुदेरने की कोशिश की है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक आवास दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अपने 7 साल के कार्यकाल में कई रिकॉर्ड कायम किए, कई चुनौतियों का सामना किया, तब जाकर वो देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को साबित कर पाए। लेकिन लोकसभा के चुनावी परिणाम से जो खटास और तनातनी सीएम योगी और केशव मौर्य के बीच हुई, उसे अखिलेश यादव ने भी भुनाने की पूरी कोशिश की। आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो। वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। वो नहीं मानते, आप पता कर लेना। लेकिन सरकार और गठबंधन की बात करने वाले केशव मौर्य अब योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। सीएम योगी को सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बता रहे हैं और योगी को यूपी के लिए उपयोगी बता रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए या आगे होना चाहिए? केशव मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ क्या कर दी, विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। अखिलेश यादव ने एक बार फिर नया दांव चला और डिप्टी सीएम को लेकर नया बयान जारी कर दिया, जिस पर केशव मौर्य ने तगड़ा पलटवार किया है। वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। वो नहीं मानते, आप पता कर लेना। अखिलेश यादव जी का खेल खत्म हो चुका है। झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा के 2024 के चुनाव में। अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल भ्रष्ट होगी, साइकिल सफाई जाएगी। आपके लिए कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से कहा है कि ये इन अभ्यर्थियों की जीत है, अपनी ही सरकार के उस पर आप सवाल खड़े श्री अखिलेश यादव जी 2 धारी तलवार लेके चलते हैं तो हम 4 धार की तलवार लेकर के चलते हैं।
ऐसे में सवाल ये कि आखिर केशव मौर्य के इस बदले रुख की क्या वजह है? क्या अब सरकार और संगठन ने मिलकर योगी का लोहा मान लिया है, या ये बदलाव मौजूदा वक्त की जरूरत है? दरअसल यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए खास की लड़ाई है, क्योंकि इस बार लड़ाई बेहद मुश्किल है। 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत मिली थी, जो 2019 के मुकाबले 29 सीटें कम थी। ऐसे में विपक्ष की कोशिश बीजेपी के अंदरूनी लड़ाई को सामने लाने की है, लेकिन केशव मौर्य ने अखिलेश के इस खेल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। खैर, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी ने आने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपनी ताकत झोंक दी है और केशव मौर्य के इस बयान ने साफ कर दिया है कि यूपी में योगी ही उपयोगी हैं, और चाहे उपचुनाव हो या 2027 का विधानसभा चुनाव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आपको केंद्र सरकार के 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए होने जा रही भर्तियों के बारे में बताते हैं, जिसको लेकर विवाद तेज हो चुका है। मोदी सरकार ने 2018 में इसे लागू किया था और एक बार फिर लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है, लेकिन इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया है। विरोध करने वालों में सबसे आगे राहुल गांधी हैं। उनका आरोप है कि मोदी सरकार लेटरल एंट्री से भर्ती के जरिए SC, ST और OBC के आरक्षण को छीनने की कोशिश कर रही है, जिस पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लेटरल एंट्री पर सियासी संग्राम। हिपोक्रेसी के कारण जो आपका दलित प्रेम, वंचित प्रेम जागता है, उससे हम भली भांति अवगत हैं। लोगों को भ्रम में डालना बंद करिए। ये सीधा सीधा हमला आरक्षण पर है, संविधान पर है। केंद्र के 45 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। विपक्ष बोला, खतरे में आरक्षण। केंद्र सरकार के 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि मोदी सरकार के इस फैसले से SC, ST और OBC का हक छीना जा रहा है। इस पूरे विवाद को हवा दी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। खुद जिनकी पार्टी की सरकार में सबसे पहले लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की भर्ती की अवधारणा लाई गई थी। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर किस तरह सियासत कर रही है, वो अभी आपको बताएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी का वो पोस्ट देखिए जो आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया है। लेटरल एंट्री दलित, OBC और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी के राम राज्य का विकृत संस्करण, संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना है। इससे पहले कल भी राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करके खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। IAS का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं के अलावा एनडीए गठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टियां भी इसी तरह की बयानबाजी कर रही हैं और ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि लेटरल एंट्री से होने वाली भर्ती से आरक्षण को बहुत बड़ा खतरा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट देखिए। बीजेपी अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। यदि बीजेपी सरकार इसे वापस ना ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। ये देश के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसके जवाब में अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लेटरल एंट्री पर विवाद खड़ा करने को लेकर विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा, लेटरल एंट्री मामले में कांग्रेस का पाखंड साफ जाहिर है। लेटरल एंट्री की अवधारणा को यूपीए सरकार ही लेकर आई थी। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में यूपीए सरकार के दौरान स्थापित किया गया था।
जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। यूपीए के बनाए एआरसी ने उन पदों को भरने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत बताई थी, जहां अलग तरह के ज्ञान की जरूरत होती है। एनडीए सरकार ने इसी सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका अपनाया और यूपीएससी के माध्यम से निष्पक्ष भर्ती होगी। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी पोस्ट किया। अमित मालवीय ने लिखा, ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए थी जिसने लेटरल एंट्री की अवधारणा विकसित की थी। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी 2005 में स्थापित किया गया था, जब यूपीए सत्ता में थी। यूपीएससी ने 17 अगस्त को इन 45 पदों के लिए आवेदन जारी किया, जिसमें 10 जॉइंट सेक्रेटरी, 35 डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पद शामिल हैं। इन पदों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाना है, लेकिन इसको लेकर विवाद लगातार जारी है। वितन मांझी तो बिहार में सबसे नीचे तबके के कैटेगरी के लोग हैं, उसका एक एमपी जीता वितन मांझी को, उसको उन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति अन्याय है। शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका पूरा सम्मान है, सबको सम्मान देते हैं। ये सरकार इतना आरक्षण के खिलाफ क्यों चोर दरवाजे से आरक्षण समाप्त करना चाहती है? को आईएएस या किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी परीक्षा पर भरोसा नहीं रहा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पे भरोसा नहीं रहा। मैं इसके विरुद्ध सख्त रूप से कहना चाहता हूं, ये भारत की प्रशासनिक सेवा से खिलवाड़ है। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर अब टीएमसी में दो फाड़ हो चुका है। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी की चुप्पी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी के सीनियर नेताओं के इस मुद्दे पर आमने सामने नहीं आने पर ये साफ लगने लगा है कि अस्पताल की घटना पर टीएमसी में न सिर्फ मतभेद हैं, बल्कि पार्टी दो खेमों में बढ़ चुकी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे कोलकाता कांड पर अब ममता बनर्जी अपने घर में ही घिर चुकी है। आरजीकर की घटना को लेकर टीएमसी में दो फाड़। क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या कहती है अभिषेक बनर्जी की चुप्पी? पार्टी के भीतर ही उठने लगे हैं आलोचना के सुर। आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी के भी कई नेताओं ने 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इस बीच पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की चुप्पी ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पार्टी नेता कुणाल घोष ने भी इस मामले पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए अभिषेक बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। शीर्ष नेत्री ममता बंदोपाध्याय তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আমাদের সেনাপতি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে এই লড়াইতে সামনে চাই। अभिषेक बंदोपाध्याय सक्रिय नहीं। पार्टी के सीनियर नेताओं के इस मुद्दे पर सामने नहीं आने पर साफ दिखने लगा है कि आरजीकर की घटना पर टीएमसी में न सिर्फ मतभेद हैं, बल्कि पार्टी दो खेमों में भी बढ़ चुकी है। हालांकि लगातार उठ रहे सवालों पर टीएमसी नेता फिरहाद हकीम सामने आए और इन अटकलों को बेबुनियाद बता दिया। কোনো মতভেদ নেই, কিছু নেই। মমতা ব্যানার্জির সাথে আমাদের সৃষ্টি তো মমতা ব্যানার্জি। অভিষেক সবসময় সক্রিয় আছে, এই নয় যে সবসময় মুখ দেখিয়ে সক্রিয় থাকতে। অভিষেক অত্যন্ত সক্রিয় আছে এবং আমাদের সাথে আছে। इस केस में 14 अगस्त की रात को अस्पताल में हंगामे और तोड़फोड़ की घटना पर अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर इस हंगामे में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। साथ ही प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग को उचित और जायज बताते हुए सरकार से उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की भी बात कही थी। जिस वक्त ममता बनर्जी ने रेप और हत्या के आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए रैली निकाली थी, उस वक्त भी अभिषेक बनर्जी कहीं नजर नहीं आए, जबकि टीएमसी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय भी 14 अगस्त को विरोध प्रदर्शन के दौरान अकेले ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस घटना के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर सीबीआई से प्रिंसिपल और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की भी अपील कर दी।
जिसके बाद तथ्यात्मक रूप से गलत बातें लिखने के लिए रॉय को पुलिस ने भी तलब कर लिया। जबकि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी एक एक्स पोस्ट कर सुखेंदु शेखर राय की पोस्ट को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। टीएमसी में दो फाड़ की सुगबुगाहट तेज हुई तो बीजेपी ने भी बिना देरी किए ममता सरकार पर हमले बढ़ा दिए। इनके जो आपस के जो द्वंद्व वो और सामने आ रहा है और प्रखर रूप ले रहा है। इनके यहाँ खिचड़ी पक रहा है। इनको ये नहीं पता कि कौन किस खेमे में है। हाँ, इससे तो साफ एक चीज तो हो गया ना कि पार्टी खेमों में बट गया। कोलकाता केस के बाद ममता बनर्जी घिरी हुई हैं और अगर पार्टी के नेता भी एकजुट नहीं रहे तो आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और लाख टके की बात में बस इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ।